Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. तो बच्चों, आज हम आपके हिंदी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर जो 2 है, बूढ़ी काकी, जो प्रेमचंद ने लिखा है, वो एक्सप्लेन करेंगे। बूढ़ी काकी एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके पास सब कुछ होते हुए भी उसके पास कुछ भी नहीं था। ये चैप्टर जो है थोड़ा दर्दनाक है, लेकिन हकीकत है। ये चैप्टर बहुत ही अच्छा आप लोगों को लगेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज बूढ़ी काकी प्रेमचंद जी ने लिखा है। बूढ़ी काकी, पहले हम लोग इसकी लेखक परिचिति जो है वो जान लेंगे। लेखक कौन है ना? प्रेमचंद। प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 में हुआ था। उनका निधन 1936 में हुई। हिंदी के उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका जन्म जो है, प्रेमचंद जी को हिंदी के उपन्यास सम्राट कहा जाता है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका मूल नाम था धनपत राय। उनका जो मूल नाम था वो क्या था ना? धनपत राय। शिक्षा काल में ही उन्होंने अंग्रेजी के साथ उर्दू का भी अध्ययन किया था। जब वो शिक्षण ले रहे थे तब अंग्रेजी के साथ साथ उन्होंने उर्दू का भी अध्ययन किया था। प्रारंभ में वे कुछ वर्षों तक स्कूल में रहे। बाद में शिक्षा विभाग से सब डिप्टी इंस्पेक्टर रहे। जब उनकी शुरुआत हुई थी तो कुछ सालों तक वो जो है शिक्षा विभाग में थे, बाकी में सब डिप्टी इंस्पेक्टर बन गए। स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्होंने नौकरी छोड़ दी। अपने स्वराज, अपने स्वाधीनता का जो आंदोलन था उसमें भाग लेने के लिए वो अपनी नौकरी जो थी वो छोड़ दी और वे स्वतंत्र लेखन की ओर मुड़े और वो एक फ्रीडम फाइटर की लेखक की तरफ मुड़े। वे हिंदी ही नहीं बल्कि समग्र भारतीय साहित्य के महान व्यक्तित्व है। वो सिर्फ हिंदी नहीं बल्कि समग्र जितने हमारे भारतीय साहित्य है उनके महान व्यक्तित्व रहे हैं। अपनी आवाज़ जनता तक पहुंचाने के लिए उन्होंने उपन्यास, कहानियाँ और नाटक लिखे। उनकी जो मन की आवाज़ थी वो सब लोगों तक पहुँचे, इस वजह से उन्होंने बहुत सारे उपन्यास, कहानियाँ और नाटक लिखे। उन्होंने अन्य भाषाओं से अनुवाद किए, निबंध लिखे तथा बाल उपयोगिता साहित्य की रचना भी की। उन्होंने बहुत सारे ऐसे निबंध भी लिखे और बाल उपयोगी साहित्य का रचना भी किया। गबन वरदान प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गोदान, मंगलसूत्र, अपूर्ण, उनके ऐसे उपन्यास है जो उन्होंने लिखे थे। मानसरोवर 8 भागों में उनकी लगभग 300 कहानियाँ संग्रहित हैं। मानसरोवर जो है उसकी 8 भाग है जिसमें उनके लगभग 300 कहानियाँ जो है वो संग्रहित है। प्रेम की वेदी, करबला और संग्राम उनके नाटक है। प्रेम की वेदी, करबला और संग्राम जो है उनके नाटक हैं। कुछ विचार, कलम और तलवार और त्याग आदि उनके निबंध संकलन हैं। कुछ उनके विचार है, कलम है, तलवार है, ये सब जो है उनके निबंध संकलन है। मतलब उन्होंने निबंध भी लिखे थे। बूढ़ी काकी में प्रेमचंद ने ऐसे दयनीय वृद्धों की अवस्था को और हमारा ध्यान खींचा है जिन्हें अपेक्षा मिलती है और वे जो जीवन की हर क्षण का आनंदपूर्ण उपभोग करना चाहते हैं। ये मूल कहानी का संक्षिप्त रूप है। मतलब बूढ़ी काकी एक बहुत बुजुर्ग महिला है जो उनकी अवस्था क्या होती है वृद्ध काल में, उनके ऊपर हमारा ध्यान खींचा है। जिन्हें अपेक्षा मिलती है, जो जीवन के हर क्षण में आनंदपूर्ण उपभोग करना उनका भी हक है। वो भी अपनी जिंदगी बुढ़ापे में भी आनंदपूर्ण उपभोग करें।
तो ये जो मूल कहानी का एक संस्कृत रूप है। तो अब हम जो है मेन टेक्स्ट में जाएंगे। बुढ़ापा बौधुआ बचपन का पुराना गम हुआ करता है। बुढ़ापा और बढ़ के जब बचपन हो जाता है, जैसे बचपन में हम कुछ भी करते कुछ भी सोचते हैं, वैसे ही जब हम बूढ़े होते हैं तो हमारे ख्याल भी ऐसे हो जाते हैं, हमारी हरकतें भी ऐसी हो जाती हैं। बूढ़ी काकी में जीव के स्वाद के सिवा ना और कोई चेष्टा शेष थी और ना अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने का अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा है। बूढ़ी काकी को खाने का बहुत शौक था, इसमें जीव के स्वाद किया है। इसके अलावा उसके कोई भी चेष्टा नहीं थी अपने कष्ट को आकर्षित करने का, मतलब अपने कष्टों को वो अपने तरफ दिखाने का, रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा नहीं था। इसी वजह से उनको रोना पड़ता था, इसका कोई दूसरा सहारा नहीं था। समस्त इंद्रियां, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। उनके आँख, कान, नाक, गला यानी समस्त इंद्रियां और उनके हाथ पैर भी जवाब दे चुके थे। अब वो काम नहीं करते थे हाथ पैर। जमीन पर पड़ी रहती और घर वालों कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता या उनकी मात्रा कम होती अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती, तब जो है जब भोजन का समय आता था, जब भोजन का समय आता था तो जो बुढ़ापा होता है वो बचपन जैसा ही होता है, जहाँ तक हमने अभी पढ़ा है। तो जो बूढ़ी काकी है उसके समस्त इंद्रियां और हाथ पैर जो है वो जवाब दे चुके थे। जमीन पर पड़ी रहती और घर वालों से कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता या उसकी मात्रा कम होती अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो वो रोने लगती थी। मतलब उसका जो भोजन का समय था या वो बढ़ जाता था या बाजार से कोई भी वस्तु लाती थी जो उनको नहीं दी जाती थी। तो इस वजह से जो है कि मेरे, अब वो ये सोचते थे बूढ़ी काकी कि मेरे हाथ पैर नहीं है, मैं देख ठीक से नहीं सकता, सुन से नहीं सकती, तो इसीलिए जो है उनको रोना आता था कि मुझे वो चीज़ की लालसा है पर मुझे वो मिल नहीं रही। उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था, वो गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। जैसे कभी भी कोई दुख हो तो हम मन में रोते हैं, लेकिन उसका जो रोना था वो गला फाड़ फाड़ कर रोते थे। उनके पति को स्वर्ग सिधारे बहुत वक्त हो चुका था। उनके पति बहुत दिन पहले स्वर्ग सिधार गए, मतलब गुजर गए थे। बेटे तरुण होकर चल बसे थे। उनके बेटे हुए थे तरुण, पर वो होकर भी चल बसे थे। अब एक भतीजे के सिवाय कोई न था। उनका सिर्फ एक भतीजा ही था जो उनका सहारा था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। उनकी जो पूरी संपत्ति थी वो अपने भतीजे के नाम लिख दी थी। बुद्धिराम ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल खुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्ज बाग थे। बुद्धिराम ने जब संपत्ति बूढ़ी काकी से लिखवाई तब बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन जब खुली डिपो के दलाल जैसे सब्जी दिखाते हुए कहते हैं वैसे वो कहाँ खो गए पता ही नहीं। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय कम न होती तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। उस संपत्ति का वार्षिक आय कम नहीं थी, पर तो भी बूढ़ी काकी को पेट भर के जो भोजन है वो भी नहीं मिलता था। बहुत मुश्किल से उसको पेट भरने के लिए खाना मिलता था। लड़कों का बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, और फिर जब माता पिता का ये रंग देखते हैं तो वे भी बूढ़ी काकी को और सताया करते हैं। लड़कों को तो जो बच्चे होते हैं, मतलब यहाँ पे बुद्धिराम के बच्चे की बात किया गया है, तो वो तो बूढ़े की तरफ उनका ऐसे ही गुस्सा आता है, लेकिन जब वो माता पिता के रंग भी ऐसे देखते हैं तो ये जो है और भी बढ़ जाते हैं और उनको सताया करते हैं। अब जो है कोई चुटकी काट कर भागता, कोई उन पर पानी कुल्ली कर देता। कोई है ना बूढ़ी काकी को चिपटी लेके भाग जाता था, कोई उनके ऊपर पानी का कुल्ला कर देता। काकी चीख मार कर रोती, परंतु ये बात प्रसिद्ध थी कि केवल खाने के लिए ही रोती है, अतएव उनके संताप और आर्तनाद पर कोई ध्यान ही नहीं देता। कुछ भी हो जाए, अगर वो उनके ऊपर कोई कुल्ला कर दे या चींटी काटे, जब वो रोने लगती थी
उनसे बर्दाश्त नहीं होता था। ऑब्वियसली किसी से भी ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। तब जब वो चिक चिक के रोती थी तब उनके ऊपर एक ही कहावत जाती थी कि ना, बूढ़ी काकी जो है वो चिल्ला चिल्ला के जो है वो रोती है, सिर्फ खाने के लिए ही रोती है, बाकी किसी के लिए नहीं। ठीक है ना। तो ये जो है तो जब भी बूढ़ी काकी चिक चिक के रोती थी तो उसके आर्तनाद पे, उसके रोने पे, उसके बात पे कोई ध्यान नहीं देता था। सबको यही लगता था कि वो जो है सिर्फ खाने के लिए ही रो रही है। अब इसके आगे देखते हैं। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी का अनुराग था तो वो बुद्धिमान की छोटी लड़की लाडली थी। इस पूरे परिवार में बुद्धिमान के जो छोटी लड़की थी लाडली, वही सिर्फ उसका हमदर्द था बूढ़ी काकी का। उसका सिर्फ लगाव और प्रेम था। लाडली अपने दोनों भाइयों के डर से अपने हिस्से की मिठाई या चवैना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। लाडली अपने दोनों भाई के डर से बूढ़ी काकी के पास बैठकर चवैना और मिठाई खाती थी। यही उसका रक्षागार था। यद्यपि काकी के शरण उसकी लोलुपता कारण महंगे पड़ती थी, लेकिन वो बूढ़ी काकी के पास बैठती थी इसलिए कोई वहाँ पे आता नहीं था। ये उसका रक्षागार था। लेकिन अगर बूढ़ी काकी के लालच उसमें महंगी भी पड़ती थी, लेकिन तथापि उसके भाइयों की अन्याय के तुलना वो सुलभ लगती थी। मतलब उसके भाइयों की अन्याय के से वो कम लगती थी उसको। ऐसे ही दोनों मतलब इस स्वार्थोनुकूल था। मतलब एक दूसरे के प्रति यही स्वार्थ की वजह से उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। मतलब एक दूसरे के प्रति जो सहानुभूति था वो था। रात का समय था। बुद्धिमान के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चे झुंड विस्मयपूर्ण नृत्य में गाने का अवसर थे। रात का समय था। बुद्धिमान के घर में शहनाई बज रही थी। बच्चों का जो झुंड था वो झुंड की वजह से जो है उस झुंड की वजह से जो है उन लोग जो है गांव में जो वो बुद्धिराम के घर पे जो शहनाई बजते थे उसके जो है रसप्रद ले रहे थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के का जो है तिलक आया है। आज बुद्धिराम के जो बड़े लड़के था उसका तिलक आया था। ये उसी का उत्सव है। इसी वजह से जो है शहनाई बज रही थी। ये उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी। रूपा मेहमानों के लिए भोजन प्रबंध में व्यस्त थी। घर के भीतर जो स्त्रियां थी वो गाना गा रही थी। रूपा जो है मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर कढ़ाई चढ़े थे। भट्टियों के ऊपर कढ़ाई जो है वो चढ़े थे। एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थी। एक बड़े पतीले में मसालेदार सब्जी पकड़ी थी और बड़े पतीले में जो है मसालेदार सब्जियां पकड़ी थी। घी और मसाले की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। जो घी और मसालों का सुगंध था वो चारों तरफ फैला हुआ था। बूढ़ी काकी अपने कोठरी में बैठी हुई थी। बूढ़ी काकी जो थी वो अपने कोठरी में ही थी, मतलब अपने कमरे में थी। ये सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। जो बाहर खाना पक रहा था पूड़ी कचौड़ी और सब्जी का, उसका सुगंध उसको बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन सोच रही थी, इतनी देर हो गई कोई भोजन लेकर क्यों नहीं आया। इतनी देर हो गई पर कोई भोजन लेकर मुझे कोई देने क्यों नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं। उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि सब लोग शायद भोजन कर चुके। ये सोचकर उन्हें रोना आया। ये सोच जब उसको लगा था उसको रोना आ गया, परंतु अपशकुन के डर से वो रो न सकी। परंतु जो अपशकुन होगा घर पे एक इतना बड़ा जो सगाई का जो घर पे फंक्शन है उसमें अपशकुन होगा, इसलिए वो रो नहीं पा रही थी। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़िया की तस्वीर नचने लगी। बूढ़ी काकी कल्पना में अपनी पूड़ी की तस्वीर जो है वो देखने लगी। खूब लाल लाल फूली फूली नरम नरम होगी। खूब लाल लाल फूली फूली नरम नरम पूड़ी होंगी। कचौड़िया के अब अजवाइन की इलायची की महक आ रही होगी। कचौड़ी में इलायची और अजवाइन की जो है उसकी सुगंध जो है महक रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ लेकर देखती। एक पूड़ी मुझे मिल जाती तो हाथ लेकर देखती। ये कल्पना कर रही थी बूढ़ी काकी बैठ के अपने कमरे में। क्यों ना चलकर कढ़ाई में सामने ही बैठूं, क्यों ना मैं जाके कढ़ाई के सामने ही बैठ जाऊं। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी। धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ाई में
के पास आके बैठी। उसका मन में इतना खाने का लालच आ गया था, उसकी सुगंध से वो कल्पना करते करते जो है एक निर्णय लिया और जैसे तैसे करके हाथ के बल आके चौखट से धीरे धीरे रेंगते हुए कढ़ाई के पास आके बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य जितना भूख के कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते होते हैं ना, जो खाने वाले के सामने बैठे होते हैं, उतने। अब जो है बुद्धिमान की पत्नी रूपा उस समय कार्यभार से परेशान हो रही थी। बहुत ज़्यादा काम का भार था, इसलिए बुद्धिमान की जो पत्नी थी रूपा उस समय काम के दौरान बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। कभी इस कमरे में जाती, कभी उस कमरे में, कभी कढ़ाई के पास आती, कभी भंडार में जाती। मतलब काम इतना ज़्यादा था, कभी कमरे में जा रही है, कभी कढ़ाई के पास आ रही है, कभी भंडार में जा रही है। बेचारी अकेली दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कुड़ती थी, परंतु क्रोध पकड़ने का अवसर। वो दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, काम करते करते थक गई थी, तो भी उसका जो क्रोध है वो किसी को दिखाने का अवसर ही उसको नहीं मिल पा रहा था, इतना वो काम में व्यस्त थी। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कढ़ाई के पास बैठे देखा तो जल उठी। इसी अवस्था में एक तो बूढ़ी काकी को पसंद नहीं करती थी, ऊपर से बूढ़ी काकी को उसने कढ़ाई के पास बैठे हुए देखा तो जल उठी। क्रोध ना रुक सका, उसका जो गुस्सा है वो रोक नहीं पाई। जिस प्रकार मेंढक केचुए पर झपटता है, उसी प्रकार वो बूढ़ी काकी ऊपर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटकर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़। उसी गुस्से के कारण जैसे मेंढक केचुए पर झपट जाता है, उसी तरह से वो बूढ़ी काकी के ऊपर गुस्से में झपटी और दोनों हाथ झटक कर बोली, ऐसे पेट को आग लगे, पेट या भाड़। बूढ़ी काकी को कोसते हुए उसने कहा, कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? कमरे में अपने बैठते हुए क्या तुम्हारा दम घुट रहा था जो बाहर आके बैठ गई? अभी मेहमान ने भी नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य ना हो सका? अब तक तो जितने मेहमान आए हैं, रूपा ने कहा बूढ़ी काकी को कि तुम्हारा इतना बड़ा लालच है कि अभी तक तो मेहमान ने भी खाए, भगवान को भी मैंने भोग नहीं लगाए, तो इतना देर तक तुम्हारा धैर्य नहीं हुआ कि तुम रोक सको? बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न बोली। बूढ़ी काकी ने सिर ऊपर उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में फिर से चली गई। फिर जैसे वह रेंगती हुई आई थी, अपने कमरे में वापस चली गई। भोजन तैयार हो गया है। अब जो भोजन बन रहा था वो तैयार हो गया है। आंगन में पत्ते ले पड़ गई है, मेहमान जो है खाने लगे। आंगन में जो है पतले पड़ गए हैं, मेहमान खाने लगे हैं। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ चली गई। बूढ़ी काकी को रूपा के बात से इतना उसको दुख हुआ कि वो अपने आप को कोस रही थी और पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ चली गई थी। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, उनको रूपा के ऊपर गुस्सा नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख हुआ। अपने जो जल्दबाजी की थी खाने के लिए, उसमें उसको दुख हुआ। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर लेंगे, घर वाले कैसे खाएंगे? वो ये सोचने लगी और पश्चाताप करने लगी कि मैंने गलत किया, वहाँ जाके बैठ गई। जब तक मेहमान लोग नहीं खाते तो घर वाले कैसे खाएंगे? मुझसे इतना देर भी ना रहा गया, मुझे इतना देर भी नहीं रहा, मैं इतना देर भी इंतजार नहीं कर पाई, ऐसा वो सोच रही थी। अब जब तक कोई बुलाने ना आएगा तो न जाऊंगी, अब जब तक मुझे कोई बुलाने ना आए तब तक मैं नहीं जाऊंगी, ऐसा मन में उसने विचारा। मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर वो बुलावे का इंतजार करने लगी। वो मन को बहलाने के लिए लेट गई। ऐसे विचार करके वो बुलावे का इंतजार करने लगी और अपने मन को दूसरे तरफ बहलाने के लिए लेट गई। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। धीरे धीरे जो एक गीत है गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई। फिर उसको मालूम पड़ा कि मैं बहुत देर से गाना गा रही हूँ, गाना गाते गाते तो मुझे बहुत देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर रहे होंगे? क्या इतनी देर तक जो मेहमान है वो खा रहे होंगे? किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती, किसी की आवाज़ भी जो है वो सुनाई नहीं दे रही है। अवश्य लोग खा पी कर चले गए हैं। उनका ऐसा लग रहा था, वो ऐसा सोच रही थी कि अवश्य जो लोग हैं वो खा पी कर चले गए होंगे, मुझे कोई बुलाने नहीं आया, मुझे तो कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने ना बुलाए। रूपा मुझसे गुस्सा हो गई है, क्या जाने मुझे बुलाएगी या नहीं। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। बूढ़ी काकी अब चलने के लिए तैयार हुई। ये विश्वास है कि 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार सब्जियाँ सामने आएगी। उसकी स्व इंद्रियाँ गुनगुनाने लगी।
उनको ये विश्वास था कि 1 मिनट में जो पूड़ियाँ और मसालेदार सब्जियाँ मेरे सामने आएगी, इसलिए उसके जो स्वाद इंद्रिय है, मतलब उसका जवान जो है वो भूख के मारे गुदगुदाने लगी। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले सब्जी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौड़ी या रायते के साथ मज़ेदार मालूम होगी। वो ऐसे ऐसे मन में सोचने लगे, पहले तो मैं पूड़ियाँ खाऊंगी सब्जी के साथ, फिर बाद में दही और शक्कर के साथ कचौड़ी या रायते के साथ मज़ेदार बना के खाऊंगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। मेरे इस खाने को देखकर किसी को बुरा लगे या भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही ना लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं, क्या करे। इतने दिन के बाद पूड़ियाँ मिल रही है तो मुंह झूठा करके थोड़ी ही उठ जाऊंगी। किसी को कुछ भी लगे, मैं तो मांग मांग के खाऊंगी। लोग कुछ भी कहेंगे, इन्हें विचार नहीं, क्या करे। इतने दिनों के बाद जो पूड़ियाँ मिल रहे तो मुंह झूठा झूठा करके थोड़ा थोड़ा ही उठ जाऊंगी। ऐसा जो है बूढ़ी काकी के मन में जो है लालच आने लगे। उसके खाने का प्रति जो है उसको ये लगने लगा। वो उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आई। उकड़ू बैठकर आंगन में आ गई सरकती हुई। परंतु हाय दुर्भाग्य ये था, मेहमान मंडली अभी भी बैठी हुई थी। मेहमान की जो मंडली थी वो अभी भी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि और लोग अभी भी खा रहे या नहीं। कोई खाकर उंगलियां चाट रहा होता, कोई अपने तिरछे नज़र से देख रहे थे कि आजू बाजू के लोग खा रहे या नहीं। इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। इतने में जो बूढ़ी काकी है रेंगते उनके बीच में जा पहुंची। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते हुए क्रोध से तिलमिला गया। पंडित बुद्धिराम जो है वो बूढ़ी काकी को देख के गुस्से में से तिलमिला गया। लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में थम से पटक दिया। वो लपक कर जल्दी जल्दी जाके के दोनों हाथ पकड़े और घिसटते हुए अंधेरी कोठरी में लेके और वहाँ पे उसको जाके पटक दिया। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले धोबी नाव भी भोजन कर चुके, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने नहीं पूछा। सब घर वाले, मेहमान, बाजे वाले, धोबी जितने भी सब आए थे नाई, सब ने भोजन कर लिया, पर बूढ़ी काकी को किसी ने नहीं पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्जलता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। बुद्धिमान और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को जो निर्जला थी, बार बार बाहर जा रही थी खाने के लिए, इसके लिए उसको दंड देने के लिए निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर किसी को करुणा नहीं आई। उसके इतनी उम्र पर उसके जो ये जीर्णता कारण है उसमें किसी को दया नहीं आई। अकेली लाडली उनके लिए परेशान हो रही थी। सिर्फ लाडली जो थी वही उनके लिए परेशान हो रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। लाडली जो है काकी को अत्यंत प्रेम करती थी। वो झुंझला रही थी कि कब वे लोग काकी के लिए बहुत सी पूड़ियाँ क्यों नहीं देते। वो सिर्फ ये मन में झुंझला रही थी कि काकी के लिए बहुत सारी पूड़ियाँ ये लोग क्यों नहीं दे रहे। क्या मेहमान सब खा जाएंगे? क्या मेहमान जो है वो सबकी सब पूड़ियाँ खा जाएंगे? अरे यदि काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? अगर बूढ़ी काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? यही सब मन में लाडली सोच रही थी। वो काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माँ के डर से नहीं चाहती थी। वो काकी के पास जाके उसको धीरज देना चाहती थी कि चिंता मत करो, खाना जरूर आएंगे, लेकिन अपनी मम्मी के डर से वो नहीं जा पा रही थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल ना खाई थी। अपने हिस्से की जो पूड़ियाँ थी वो बिल्कुल नहीं खाई थी। उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। वो उनकी जो पूड़ी थी वो अपने काकी के पास ले जाना चाहती। उसका हृदय अधीर हो रहा था। उसका हृदय जो है व्याकुल हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही बैठेगी, पूड़ियाँ देखकर कैसी प्रसन्न होगी। वो ये सोच रही थी कि मेरी बात सुन के बूढ़ी काकी बैठ जाएगी और मेरे हाथ में पूड़ियाँ देखकर बहुत ही खुश हो जाएगी, मुझे खूब प्यार करेगी। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद नहीं थी। लाडली की आंखों में जरा से भी नींद नहीं थी। उसको बूढ़ी काकी की चिंता सता रही थी। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने नहीं दे रही थी। काकी को पूड़ी खिलाने की जो खुशी थी वो उसको सोने नहीं दे रही थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रहे हैं तो वो चुपके से उठी और बूढ़ी काकी के कोठरी की ओर चल गई। जब उसको विश्वास हो कि नहीं अम्मा तो अब सो गई है, तब वो बूढ़ी उठी और बूढ़ी काकी के कमरे में चली गई। बूढ़ी काकी को केवल इतना याद था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटा और फिर मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़
उड़ाए लिए जाते हैं। उसको सिर्फ इतना याद बूढ़ी काकी को कि किसी ने मेरा हाथ छटका के कमरे में रख दिया था। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए, तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर दे पटका और मूर्छित हो गए। उनको जब बुद्धिराम कमरे में ले गए तब उनके जो है पैर बार बार पत्थरों में टकराए और वो मूर्छित हो गई थी, मतलब वो बेहोश हो गई थी। जब वे सचेत हुए तो किसी को जरा सा भी आहट नहीं मिलती थी। वो सचेत हुए तो किसी को भी जरा सा भी आवाज़ नहीं हुआ। उन्होंने समझा कि सब लोग खा पी कर सो गए हैं। विचार कर काकी जो है निराशमय संतोष के साथ लेट गई। उनको ये समझ में आया कि लोग खा पी कर सो गए, अब वो खाने की भी आशा छोड़ दी और निराश होकर संतोष से लेट गई। ग्लानि से गला भर आ रहा था, परंतु मेहमान के डर से रोती भी नहीं थी। उनको बहुत ही रोना आ रहा था ये सब सोच के, पर मेहमान के डर से रो भी नहीं पा रही थी। सहसा उनके कानों में आवाज़ आई, काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। तभी उसके कान में आवाज़ आया कि काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई। काकी ने लाडली को बोली, पहचानी? लाडली को काकी ने बोली, पहचानी? चटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली की टटोला और उसे गोद में बिठा लिया। लाडली को टटोला और गोद में बिठा लिया। लाडली ने पूड़ियाँ निकाल कर दी। तो बच्चों, ये जो बूढ़ी काकी का पाठ है, ये आज मैंने तुम लोगों को आधे करवाए हैं लेक्चर 1 में। लेक्चर 2 में जो है मैं इनका ये चैप्टर पूरा करवाऊंगी, साथ साथ इसके क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगी। तो ये चैप्टर में से आपको मुझे जो 30 हार्ड वर्ड्स है, वर्ड्स मीनिंग हिंदी टू हिंदी लिख के होमवर्क में बताने हैं। और इसका सारांश, यानी जैसे इंग्लिश में हम समरी लिखते हैं, इस स्टोरी को छोटा करके लिख के मुझे होमवर्क में बताने हैं, ठीक है। और हार्ड वर्ड्स 2 टाइम मुझे लिख के बताने हैं। तो तब तक के लिए टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय ऑल, स्टे सेफ, स्टे